हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यूनिट 4 को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ये यूनिट 4 होगी सोशल चेंज, इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इसके बारे में जो इनके टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली दो टॉपिक्स में डिवाइडेड आपकी यूनिट। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, और ये सारा जो आप पढ़ लेना, ठीक है। एंड द सेकंड इज द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, और फिर उसके रिव्यू ऑफ द इशू इन इंडियन एजुकेशनल सिस्टम टू कॉम्प्रिहेंड इट्स चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आपकी जो वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम भी होगी, ओके। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। हम इनके बारे में पढ़ तो चुके हैं, बट आज हम इन्हें स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी की तरफ से देखेंगे और इनकी क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है कि कैसे आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन में इम्प्लाई कैसे कर सकते हो, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो अर्बनाइजेशन बेसिकली अगर इसको हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है शहरीकरण। बेसिकली अर्बनाइजेशन कैसे डिफाइन करोगे? जब कोई रूरल पॉपुलेशन अपने आप को कन्वर्ट कर ले या फिर ट्रांसफॉर्म कर ले अर्बन पॉपुलेशन में, इट मीन्स कि जब रूरल पीपल जो हैं वो अर्बन, दैट इज अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाए, या फिर बोल सकते हो आप माइग्रेट हो जाए, या फिर रूरल एरियाज में ही इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे रूरल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वहाँ पे झोपड़ी और ये सब चीज़ें होती है, बट अगर वहाँ पे बिल्कुल ऐसा, वहाँ पे दुकानें आ जाए, वहाँ पे सारी सर्विसेज फैसिलिटीज आ जाए, बेसिकली उसे ही अर्बनाइजेशन कहते हैं। या फिर एक चीज हो रही कि अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाना। तीनों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग बातें कही गई हैं। तो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। कि अर्बन एरियाज में पॉइंट देखो, पहला क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ओके। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। सेकेंड पॉइंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल सोसाइटी इनटू अर्बन लाइफ। कि ट्रांसफॉर्म हो गई है रूरल सोसाइटी अर्बन लाइफ में बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन इन द सेंस कि लोग मूव आउट कर चुके हैं, कहाँ से? रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया में, ओके। तो उसे ही अर्बनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में देख लो इसे। शहरीकरण से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रवास के माध्यम से ग्रामीण समाज का शहरी जीवन में परिवर्तन से है, ओके। देखते हैं इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स कि शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। की अब जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना होके, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना होके, अब वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी डिपेंड है। मतलब वो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में वो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे मार्केट आ गए तो वो मार्केट कंज्यूमर वाली जो, सॉरी दैट इज आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर्स भी बन रहे हैं। बेसिकली वो क्या हो गया कि आप शिफ्ट कर रहे हो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, मतलब वो अर्बनाइजेशन हो रहा है। ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, की जो शहर है और जो टाउन्स है, कस्बे हैं, उनका बढ़ना। चेंज इन लाइफस्टाइल, की आपके रहने, खाने पीने, फैमिली स्ट्रक्चर और वैल्यूज, इन सब में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। कि अब आपकी जो सोच है वो भी बदल रही है, ओके, शहर के हिसाब से। फैमिली स्ट्रक्चर, जैसे हम देखते हैं गांव में कैसा फैमिली स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट फैमिली होता है। बट बात करो अगर शहर की, तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली फैमिली वाला स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या होता है शहरों में, मम्मी पापा और बच्चे उनके, बस, है ना। तो इस सब की वजह से भी अर्बनाइजेशन होता है, और इंक्रीज लिटरेसी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप देखते हो गांव में एज कम्पेयर टू शहर में ज़्यादा लिटरेसी रेट होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है उनके पास एज कम्पेयर टू गाँव के लोग। तो उसकी वजह से साक्षरता भी बढ़ेगी, तो साक्षरता बढ़ेगी तो अर्बनाइजेशन होगा, और टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दोगे अब आप, तो मतलब अर्बनाइजेशन होगा, ओके। ये हिंदी में है। कृषि से गैर कृषि व्यवसायों की ओर, मतलब इसको एक्सप्लेनेशन तो चाहिए नहीं होगी आपको, बहुत इजी सा था हिंदी में, इंग्लिश में भी, ओके। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो वर्ड्स को देखने के लिए कि आपको कैसे लिखना है, उसके लिए आप इसे देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, ओके। फिर आ जाते हैं अर्बनाइजेशन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन इंडिया। तो इम्प्लीकेशन देखते हैं इसकी इंडिया में। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज, कि जब अर्बनाइजेशन होगा, जब शहर, गांव के लोग शहर में आएंगे, जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे अर्बन एरियाज में। जब सारे ही एरियाज अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपने सुना होगा कभी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अब तो हमारा जो गांव है वो शहर की तरह बनने लग रहा है या शहर से अटैच हो चुका है।
तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे फैक्ट्रीज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। सो बेसिकली वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप हो रहे हैं ताकि वो पूरा अर्बन एरिया में ही कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एक्सपेंड होंगे, अगर हम बात करें इसकी अर्बनाइजेशन की, तो ग्रेटर एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन, तो यहाँ पे अब आपको मॉडर्न एजुकेशन ज़्यादा मिल पाएगी, अच्छे से मिल पाएगी सभी लोगों को, स्पेशली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो अर्बनाइजेशन से क्या होगा, लोग एडवांस्ड चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। एम्फोसिस ऑन इंग्लिश मीडियम एंड करियर ओरिएंटेड एजुकेशन। तो अब आपकी जो एजुकेशन होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी, जैसा शहर में आपको दिखाते ही हैं, जो भी स्कूल्स होते हैं वो अपनी जो मार्केटिंग करते हैं किस वजह से करते हैं कि हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम आपके बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश में पढ़ना लिखना सिखाएंगे, कम्युनिकेट करना सिखाएंगे, और करियर ओरिएंटेड एजुकेशन मतलब स्किल्ड एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों का। ओके, सो ये भी हो सकता है अगर अर्बनाइजेशन है तो। नेग्लेक्ट ऑफ रूरल एजुकेशन एंड वाइडनिंग ऑफ द अर्बन रूरल एजुकेशनल गैप, कि अब रूरल एजुकेशन जो है उसको हटा दिया गया है, कि अब रूरल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, और ज़्यादा जो एक तरह से ज़्यादा ध्यान नहीं होने की वजह से जो अर्बन रूरल एजुकेशन गैप है वो देखने को मिल रहा है। मतलब रूरल एरियाज में फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बट अर्बन एरियाज में उससे भी कहीं बेहतर फैसिलिटीज़ है, तो एक तरह से गैप बढ़ता हुआ नज़र आता है, किससे, अर्बन रूरल की वजह से, मतलब एजुकेशन की वजह से। प्रमोशन ऑफ को एजुकेशन एंड लिबरल वैल्यूज टू ड्यू टू अर्बन इन्फ्लुएंस, कि अब क्या हो गया, को एजुकेशन, को एड बोलते हैं ना, जैसे जहाँ पे लड़का लड़की साथ ही, मतलब गर्ल्स बॉय सबका जो कॉलेज है या स्कूल है उनको सबको साथ ही शिक्षा दी जाती है। पहले मोस्टली स्कूल कॉलेजेस कैसे होते थे कि गर्ल्स के लिए अलग होता था, बॉयज़ के लिए अलग होता था, ठीक है? तो उस वजह से क्या हो गया है, अब लोग एक दूसरे के साथ पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं दिखाते हैं, लोग ज़्यादा खुले विचारों के हो गए हैं, अब कोई बंदिशें नहीं होती हैं, तो उस वजह से भी, और इंक्रीज डिमांड ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो अर्बनाइजेशन होने की वजह से वोकेशनल एजुकेशन मतलब जो स्किल्ड एजुकेशन है वो ज़्यादा आई है, और लोग टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि बी टेक, एम टेक, इंजीनियरिंग, बीसीए, एमसीए ना, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हुए हैं, एक्टिवेट हुई हैं, फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्म या बढ़ी हैं। ओके, तो हिंदी में देखते हैं, दैट इज़ भारत में शैक्षिक निहितार्थ। तो शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार होने से आधुनिक शिक्षा तक बेहतर पहुंच, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। अंग्रेजी माध्यम और करियर उन्मुख शिक्षा पर जोर, ग्रामीण शिक्षा की उपेक्षा और गहरी, दैट इज शहरी ग्रामीण शिक्षा के बीच बढ़ता अंतर, शहरी प्रभाव के कारण यह सह शिक्षा और उदार मूल्यों को बढ़ावा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की बढ़ती मांग। नेक्स्ट इज अ मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया आधुनिकीकरण। ओके, सो क्या होता है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द अडॉप्शन ऑफ रैशनल थिंकिंग, कि जब आपकी सोच में ही बदलाव आ जाए। अब आप रूरल से अर्बन एरियाज में आ तो गए, बट आपकी सोच वही है, वही जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, रूढ़िवादी सोच बनी हुई है, वही जो आपने जेंडर रोल डिसाइड कर रखे हैं, वो अपनी जो दैट इज संस्कृति, तो चलो ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो गलत भी होती है, जो सुपरस्टिशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो रूरल पीपल होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन, ठीक है? तो इसमें ये क्या कहा गया है कि अब आपकी सोच में भी बदलाव हो रही है, मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी सोसाइटी में जो लोग हैं वो ऐसे ही चीज़ों को नहीं मान लेंगे, उसमें चेंजमेंट आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, रैशनल थिंकिंग आ रही है, साइंटिफिक आउटलुक, मतलब अब आप चीज़ों को साइंटिफिक वे में देखोगे, कि अब आपको कोई बहका नहीं सकता, एक तरह से आप बोल सकते हो। टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही है, सेक्युलरिज्म दैट इज धर्मनिरपेक्ष जो है उस पर ज़्यादा आप ध्यान दोगे, क्योंकि आप पढ़ोगे लिखोगे, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की तरफ आप ज़्यादा बढ़ोगे। ओके, तो आपके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी, आपके अंदर ऐसे मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स आ जाएंगी, या फिर आप बोल सकते हो कि मॉडर्न मेथड्स के थ्रू आप चीज़ों को समझोगे, ना कि सिर्फ जो आपको बताई गई हैं उसी पे बिलीव कर लोगे। आप रैशनल थिंकिंग करोगे, आप तर्क विचार करोगे, कोई भी चीज़ों को सोचने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करोगे, या फिर उन्हें एनकरेज करोगे कि लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके, लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, राइट टू वोट होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बेसिकली इन सब चीज़ों को। सो आधुनिकीकरण, तर्क संगत सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों
को अपनाने के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप जब अपना रहे हो एज कम्पेयर टू कि आप पहले सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते थे, ऐसे ही जो किसी ने रोट लर्निंग करा दी उस पर बिलीव करते थे, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप डिपेंड नहीं थे, तो उससे आपने शिफ्ट कर लिया है किसकी तरफ, रैशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच की तरफ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ, प्रौद्योगिकी की तरफ, धन निरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ। ओके, तो वो आपके ही अंदर नहीं, वो समाज के अंदर भी आर्थिक आपकी जो दैट इज आर्थिक विचारधारा है आपकी वो भी, और राजनीतिक परिवर्तन भी होना चाहिए उसमें। ओके, सो मॉडर्नाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशन टू रीजन एंड साइंस, की आप जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, इट मीन्स की आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फालतू में ही मान के चलते हैं, है ना, तो उससे शिफ्ट, उससे आपने चेंज कर लिया है रीजन और साइंस पे, कि अब आप रीजन ढूंढते हो, लॉजिक ढूंढते हो किसी चीज के ऊपर, है ना, कोई भी चीज चल रही है तो आप ये जो देखते हो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली वही है कि आप मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करने लग रहे हो आप। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक, कि आप अब क्या करोगे, लोगों को इक्वालिटी प्रमोट करोगे। जैसे पहले क्या चला आ रहा था कि गांव में जो दैट इज कास्ट के बेसिस पे, क्लासेस के बेस पे लोगों को अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको वंचित रखा जाता था। बट जैसे जैसे लोगों की जो सोच है वो मॉडर्नाइज्ड हुई, उनको आधुनिकीकरण के बारे में उन्होंने तर्क संगत करा, उन्होंने वो पढ़े लिखे, तो इस वजह से लोगों में अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की भावना है कि अब सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, कि जैसे पहले स्टीरियोटाइप्स बना रखे थे, कि जो दैट इज रूढ़िवादी सोच थी पहले, कि लड़कियों को कोई काम नहीं करने देना, लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजना, उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी, उनकी जल्दी शादी कर दो। तो ये सारी चीज़ों से हट करके अब हमारी सोच हो गई है कि अब हम लड़कियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसका क्या मेन एम था कि लड़कियों को शिक्षा दो। लड़कियों, जैसे यहाँ पे अगर हम आप देखो तो गर्ल्स की रेशियो बहुत कम है एज कम्पेयर टू बॉयज, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, हरियाणा में क्या करते थे, या फिर जैसे हरियाणा की बात ही नहीं, राजस्थान, यूपी, इन सब प्रदेशों में भी, कि लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था, है ना। तो वो सारी चीज़ों को हटा करके अब लड़कियों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज लेकर आई, उनके लिए स्कॉलरशिप्स लेकर आए, ताकि उनकी शिक्षा को प्रमोट कर सके, ताकि वो एक तरह से बर्डन ना लगे। ऐसी हमारी सोसाइटी की सोच है कि लड़कियां एक बर्डन है ना, तो उन सब को हटा करके सरकार भी उस चीज़ पे प्रमोशन कर रही है। सो बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना इज मॉडर्नाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को देखना, कि जो तकनीक आ रही हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, उस पे आप फोकस कर रहे हो, ना कि जो सुपरस्टिशंस हैं, जो डोगमास बने हुए हैं पहले से, जो सोच बनी हुई है लोगों की, ना कि उस पर। ओके, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, कि अब जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, मतलब आप अब चीज़ों को सिर्फ एक ही तरह से आप अपनी इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं हो, जैसे एग्रीकल्चर पे ही नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अब लोगों में स्पेशलाइजेशंस भी आने लगी हैं, जैसे अब एग्रीकल्चर की ही बात कर लो, तो एग्रीकल्चर में भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होने लगी है, जैसे सीड्स के ऊपर किसी को ज़्यादा पता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा पता है ना, और दैट इज आप बोल सकते हो कि जो फर्टिलाइजर्स है उनके बारे में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सो बेसिकली हर तरह की अब स्पेशलाइजेशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, कोर्सेज का भी और आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का भी। ओके, तो ये हिंदी में है, लोकतांत्रिक भागीदारी और लैंगिक समानता, तकनीकी नवाचार और आर्थिक विविधीकरण और विशेषज्ञता। आफ्टर दैट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इन इंडिया, तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक थ्रू करिकुलम, कि आप इसको कैसे कर सकते हो, आप करिकुलम के थ्रू बच्चों में ये सारी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो। आप तर्क संगत दैट इज सोच बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हो, कि आप उनके सिलेबस में, है ना, जो वो पढ़ रहे हैं उसमें इंक्लूड करो, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी उन सब चीज़ों को इंक्लूड करो। ओके, इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, की जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रियलिटी के दैट इज रियलिटी के जैसे हैं, या फिर जो रियल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके रिगार्डिंग आप सब्जेक्ट्स लेकर आओ, ताकि बच्चों के अंदर सोच पैदा हो, समझ पैदा हो रिगार्डिंग एनवायरमेंट और कंप्यूटर साइंस के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, वो और भी ज़्यादा उनमें विचार आए। ओके,
फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। तो आपकी जो एजुकेशन है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन आप क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस हो गई है, जैसा हमारा NEP 2020 भी कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना टीचर का मेन एम है बच्चों को पढ़ाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को और इनोवेशन टेक्निक को। सो ग्रेटर एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन, तो यूनिवर्सल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग रहा है, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जब इंडिपेंडेंस के बाद जब सभी को शिक्षा ज़्यादा प्रदान करनी है तो तब से मॉडर्नाइजेशन आने लग रहा है। आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू प्रोग्रेसिव रिफॉर्म, की अब जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज चली आ रही थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना या फिर लड़कों के लिए ही सिर्फ जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, डॉक्टर्स के कोर्सेज हैं वही बने हैं, लड़कियों के लिए नहीं बने, लड़कियों के लिए घर का काम और ये सब चीज़ें, या फिर जो चीज़ें आपके पास है बस उसी में ही लगे रहो, नई चीज़ों को नहीं उजागर करना, तो उससे हमारी सोच में बदलाव करना एक एजुकेशन का मेन एम है या फिर एजुकेशन कर सकता है। ओके, सो रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिजिंग जनरेशनल गैप इन एटीट्यूड्स, की लोगों में जो जनरेशनल गैप्स हैं उनके एटीट्यूड्स में जो फ़र्क है ना, आप बोलते हो ना कि आपके मम्मी पापा से कि नहीं मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, पता नहीं कौन सी सोच लेकर आ रखे हो, या फिर क्या ही मतलब क्या ही सोचते हो आप, है ना। तो वो सारी चीज़ें एजुकेशन हमें सिखाता है, एक तरह से उस गैप को कम करता है कि अब आप अडल्ट एजुकेशन के थ्रू जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, नई चीज़ों के बारे में बता सकते हो आप सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर डिफरेंट ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने पेरेंट्स को भी उजागर कर सकते हो नई तकनीकों के बारे में, ये जो भ्रष्टाचार और ये जो भ्रामिक चीज़ें जो फैल रही हैं उनके प्रति। ओके, सो ये हिंदी में है। पाठ्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण का विकास, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान आदि जैसे आधुनिक विषयों को शामिल करना, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करें, सार्वभौमिक शिक्षा पर अधिक जोर और विशेषकर स्वतंत्रता के बाद प्रगतिशील सुधारों के प्रति पारंपरिक समुदायों का प्रतिरोध और दृष्टिकोण में पीढ़ीगत अंतर को पाटने में शिक्षा की भूमिका। तो ये सारे क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी मॉडर्नाइजेशन। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज वैल्यूज, कि जब आप अडॉप्ट कर लो जो वेस्टर्न आइडियाज हैं, स्पेशली आप यूरोप की बात करो तो आप उनके आइडियाज़ को अपने जीवन में उतार लो, उनकी वैल्यूज़ को, उनके रहने खाने पीने और इन सब चीज़ों को, इंस्टीट्यूशंस को, कि कैसे आप चीज़ें पढ़ रहे हो, क्या आपका उन पे प्रभाव है। आप देखोगे आपकी बोली से लेकर के आपके खाने पीने, रहने उठने, इन सब में वेस्टर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिश जो आए थे हमारे इंडिया में उनकी वजह से सबसे ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी में भी। तो पार्टिकुलरली फ्रॉम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में स्पेशली बात करो तो काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने कपड़े पहनते हो उसमें भी आपका वेस्टर्नाइजेशन है, आप खाना खाते हो उसमें भी आप जो चीज़ों को ऐसे इधर उधर कर देते हो ना, जैसे इंडो वेस्टर्न आप बोल दो, इंडो वेस्टर्न कल्चर आप अपना रहे हो कि इंडिया का भी मिक्सअप है और वेस्टर्न का भी मिक्सअप है उसमें। ओके, सो ये हिंदी में है दैट इज पश्चिमीकरण से तात्पर्य पश्चिमी विचारों, मूल्यों, जीवन शैली, संस्थाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने में विशेष रूप से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दैट इज उत्तरी अमेरिका से है। ओके, सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो इट इज कॉइन्ड बाय एम एन श्रीनिवास। इट इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इसमें क्या आता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक तरह से इम्पैक्ट है हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में रूल किया था हमारे ऊपर, तो इस वजह से इन ब्रिटिशर्स ने, तो इस वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो उन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न एजुकेशन को हमारे इंडिया में बिल्कुल अपने हर जगह पे लागू कर दिया गया है ना। लॉ पे, साइंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो ये आईएएस वाली जो चीज़, मतलब जो आईएएस वाला सिस्टम था, यूपीएससी वाला, ये भी इन्होंने ही लाया था। साइंस के बारे में, लॉ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हमने वेस्टर्न कल्चर से ही अडॉप्ट कर रखी है बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, या फिर जो हमारा उनके ऊपर रूल था। ओके, सो राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिबरल आइडियोलॉजीज की, अब आप ऐसे ही स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते हो, अब आप लिबरल आइडियोलॉजीज विचारधारा को फॉलो कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। ओके, सो बात करें हिंदी में तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा, कानून विज्ञान और प्रशासन का प्रसार और अंग्रेजी भाषा
उदारवादी विचारधाराओं का उदय उदय ओके। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन इंडिया क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बाय ब्रिटिश, कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया, एस्टैब्लिश हो गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जिस वजह से हमें वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरल सेक्युलर एंड साइंटिफिक आइडियाज, कि बेसिकली अब हम इंडियन इन सेक्युलर आइडियाज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, सेक्युलर या फिर साइंटिफिक आइडियाज पे, कि हमारी जो सोच है वो एक तरह से साइंटिफिक हो गई है, रैशनल थिंकिंग हम करने लगे हैं। सो बेसिकली वो सब भी इनकी वजह से है ना। और लिबरल तो मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बहुत सारी बेकार भी थी। सो ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कंपटीशन एंड मेरिट बेस्ड एजुकेशन, की जो हमारी शिक्षा पहले ऐसी नहीं थी। अगर आप वैदिक काल में देखोगे, बुद्धिस्ट और इन सब पीरियड में देखोगे, तो हमारी शिक्षा इतनी भी ऐसी नहीं थी कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने लग जाओ, ग्रेड्स प्रोवाइड करने लग जाओ। आपको शिक्षा मिलती थी तब तक आप किसी भी स्किल में निपुण नहीं हो जाते हो, तब तक आपको वो शिक्षा मिलती थी। अब क्या कर दिया, जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बस कंपटीशन पे, इंडिविजुअलिज्म पे और मेरिट बेस्ड एजुकेशन दी जाती है अब, है ना। कि अब आपको चीज़ें बस ऐसे ही बस ग्रेडिंग के लिए और पास फेल होने के लिए ही दी जाती है, और आप भी इसलिए ही लेते हो। प्रमोशन ऑफ मॉडर्न प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, तो इन्होंने प्रमोट किया था हमारे इंडिया में, बेसिकली खुद के लिए ही किया था। बाकी फिर इनकी जो वैल्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग, वो हमारे इंडिया को आज भी इन्फ्लुएंस करती हैं, लॉ में, मेडिसिन में, है ना, और इंजीनियरिंग में। सो इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, की हमारा जो नॉलेज सिस्टम था पुराना इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो आपने दैट इज आपने आईटा फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, सेकंड में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इरोड हो गई, ख़त्म हो गई। एंड नेग्लेक्ट इंडिजीनियस कल्चर, जो हमारे कल्चर थे, जो हमारे रीजनल कल्चर्स थे, है ना, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनको बिल्कुल नकारा गया, उनको नहीं देखा गया। सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन या फिर उन्होंने अपने ही कल्चर को अब हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सो डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न करिकुलम इन अर्बन एंड इलीट स्कूल्स, तो डोमिनेंस किसका हुआ? वेस्टर्न करिकुलम का। कि आज जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप अपनी सोशल साइंस की बुक में देखोगे तो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में देखोगे, आपको ज़्यादा कहानियाँ किसकी मिलेंगी? किसकी मिलेंगी ज़्यादा? पोएम्स जो आपके वेस्टर्न जो रहे हैं लिटरेचर, जिन्होंने भी बात की है ना, तो वेस्टर्न पोइट्स के बारे में, और दैट इज़ आप बोल सकते हो कि जिन्होंने वेस्टर्न स्टोरीज लिखी हैं उनके बारे में ज़्यादा देखने को मिलता है। किसमें? अर्बन एरियाज़ में और एलीट स्कूल्स में, जो पुराने स्कूल्स रहे हैं, जो एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत ही हाई लेवल के हैं, उसमें आपको वेस्टर्न करिकुलम ही पढ़ाया जाता है। ओके, सो ये है इंग्लिश में। ये क्या हो गया? भारत में शिक्षा में, चलो कोई नहीं। अंग्रेजों द्वारा शिक्षा, दैट इज अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की स्थापना, उदारवादी धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक विचारों का परिचय, व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा और योग्यता आधारित शिक्षा का विकास, आधुनिक व्यवसायों को बढ़ावा देना, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग। ठीक है स्टूडेंट, इसे पढ़ लेना सारा। आफ्टर इट इज संस्कृताइजेशन, तो संस्कृताइजेशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट बाय एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच लोअर कास्ट इमिटेट द प्रैक्टिस ऑफ हाई क्लास, स्पेशली ब्राह्मण। कि जब लोअर क्लास के लोग, जब हाई कास्ट के दैट इज ब्राह्मण्स जो करते हैं, ब्राह्मण्स जो करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करने लग जाएं, उनको अपनाने लग जाएं अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, वही क्या होता है? वही संस्कृताइजेशन होता है। ओके, तो जब लोअर क्लास के लोग ट्रांसफॉर्म करें अपने कल्चर में, अपने दैट इज रहने, खाने, पीने और इन सारी एक्टिविटीज़ में, जब उनकी नकल करने लग जाए, फिर उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने लग जाए, ताकि अपना सोशल स्टेटस भी बढ़ा सके, उस रिचुअल्स एंड सांस्कृतिक वैल्यूज। ओके, तो जब आप इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाओ अपने, दैट इज अपने कल्चर में, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो इनको अडॉप्ट करने लग जाएं, ओके, तो वही क्या हो गया? वही हो गया आपका संस्कृताइजेशन। डिजायर फॉर रिचुअल प्योरिटी एंड अपवर्ड मोबिलिटी, तो ये क्यों होता है? ताकि आप मतलब एक तरह से प्योर हो जाओ उस चीज़ को करने के लिए, उस रीति रिवाज के लिए, और अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। इट मीन्स कि आपको अपना स्टेटस को इंक्रीज करना है, आपको नीचे से ऊपर लेवल तक जाना है, ऊपर हायरार्की वाले दैट इज ब्राह्मण जो फॉलो करते हैं उनको फॉलो करना है। तो ये इसलिए कराया गया था। अ नॉन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है फॉर इम्प्रूविंग कास्ट स्टेटस, कि इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, लोग खुद से ही करते हैं ताकि अपने दैट इज आप अपने कास्ट स्टेटस को इम्प्रूव कर सको। ओके, सो स्टूडेंट ये हिंदी में है, विशेषता है इसकी शाहकार और ये सब चीज़ें आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी इंडिया में। तो इंक्रीज एस्पिरेशन फॉर एजुकेशन अमंग लोअर कास्ट, तो इससे क्या बढ़ता है कि अब जो लोगों में जो क्षमता है या फिर उनकी और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं वो बढ़ती हैं एजुकेशन में, लोअर कास्ट के लोगों को
ओके, उनके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ती है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम इस चीज़ों को अपनाएंगे तो हमें एजुकेशन मिल पाएगी। यूज़ ऑफ एजुकेशन एज अ मीन ऑफ सोशल मोबिलिटी, तो एजुकेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब खुद भी पढ़ने जाते हैं ताकि वो सोशल मोबिलिटी अपनी इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। क्रिएशन ऑफ अ स्टैंडर्डाइज करिकुलम बेस्ड ऑन अपर कास्ट ट्रेडिशन, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करिकुलम क्रिएट होता है किसके बेस पे, अपर कास्ट ट्रेडिशंस के बेस पे, जिनको जो लोअर क्लास कास्ट के लोग हैं उनको फॉलो करना होता है। rise in demand of संस्कृत क्लासिकल स्टडीज एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सम सेक्शंस, कि अब संस्कृतिशन होने की वजह से लोग जो हैं वो बड़े लेवल के लोगों को पढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो संस्कृत है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्लासिकल स्टडीज की और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उनकी। ओके, सो एक्सक्लूजनरी इफेक्ट्स क्या हैं, तो नॉन ब्राह्मण ट्रेडिशंस एंड नॉलेज मार्जिनलाइज्ड इन फॉर्मल एजुकेशन, तो जो नॉन ब्राह्मण ट्रेडिशन है और जो नॉलेज है वो फॉर्मल एजुकेशन में मार्जिनलाइज होती है, मतलब सबके लिए नहीं होती है, कुछ ही लोगों के लिए होती है। ओके, सो ग्रोथ ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज टू करेक्ट एजुकेशनल इम्बेलेंस, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज की ग्रोथ होने लगी है ताकि हम एजुकेशन इम्बैलेंसेस को करेक्ट कर सकें, है ना। जो भी एजुकेशन में जो उतार चढ़ाव आने लग रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों को सही करने के लिए हमने रिजर्वेशन पॉलिसीज, मतलब सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसीज को अपनाया है ताकि सबको एजुकेशन मिल सके। ओके, तो ये एक तरह से एजुकेशन इम्प्लीकेशन है इसका। तो ये हिंदी में है बहिष्कारात्मक प्रभाव, गैर ब्राह्मण परंपराएं और ज्ञान औपचारिक शिक्षा में हाशिए पर। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, अ रिव्यू ऑफ द इशू इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू कॉम्प्रीहेंड इट्स चेंज इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशन पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ओके, सो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज क्या है। तो सोशल चेंज मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर, बिहेवियर, वैल्यूज, नॉर्म, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप इन अ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी में, एक समाज में जब इन सब चीज़ों में चेंज आता है, जो बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो दिन का चेंज है, वो हमेशा तक के लिए, वो बहुत सालों तक रहने वाला चेंज आपके स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में और इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आपके जो भी सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, उन सब चीज़ों में। सो इट कैन बी इंटेंशनल, कि वो खुद से भी जानबूझकर भी हो सकता है, और अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते थे फिर भी हो गया है। ग्रेजुअल हो सकता है, मतलब धीरे धीरे करके चेंजेस आ सकते हैं, या फिर रैपिड हो सकता है कि एकदम से या अचानक से बहुत सारे चेंजेस आ गए। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो ये हिंदी में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों, संस्थाओं और संबंधों में महत्वपूर्ण स्थायी परिवर्तन से है। ओके, सो नेचर ऑफ सोशल चेंज क्या है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होता है, कि होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर रुकी हुई है। आप देखोगे पहले से लेकर 2000, आप लगा लो 2020 से लेकर 2025 में आज तक कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं ना। तो चेंज इज कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ ऑल सोसाइटीज़, की हर सोसाइटी में चेंज आना बहुत ज़्यादा एक ऐसे कॉन्स्टेंट है कि वो हमेशा ही रहता है। ओके, कॉन्टिन्यूस रहता है। यूनिवर्सल होता है, इट अकर्स इन एवरी सोसाइटी, की हर सोसाइटी में ये देखने को मिलता है, चाहे वो लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, कैसी भी हो, हर जगह चेंज आने की बहुत ज़्यादा, मतलब संभावना, या फिर आप बोल सकते हो हर जगह चेंज आना ज़रूरी है। ओके, बट वेरीज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, अब स्पीड क्या होगी उसकी, कि वो अचानक से होगा या धीरे धीरे करके आ रहा है, डायरेक्शन क्या है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब इम्पैक्ट, वो सब डालता है आपकी कंट्री पे, आपकी सोसाइटी पे। ओके, उस पर फर्क पड़ता है। सो मल्टी डायमेंशनल क्या है, इट अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट, की हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है आपका सोशल चेंज। सिर्फ ऐसा नहीं कि सोसाइटी में ही चेंज आता है, तो सोसाइटी से रिलेटेड है, नहीं, कल्चरली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। ओके, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक चेंज की वजह से, जैसे इकोनॉमी में चेंज आया, तो इससे एजुकेशन और आपकी जो फैमिली है उसमें भी चेंज आएगा, कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, आप अंडर डेवलप नहीं रहे हो, तो इट मीन्स कि अब आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी दी जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, या फिर क्वालिटी एजुकेशन की वजह से आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो एक तरह से सबको एजुकेशन प्रोवाइड है, वहाँ पे सभी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे जब सबके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इट मीन्स कि उससे इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो वैल्यू लेडन होती है, सम चेंजेस आर सीन एज डिजायरेबल, दैट इज प्रोग्रेस, एंड अदर आर अनडिजायरेबल, दैट इज डीके, कि कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेस की तरफ होते हैं, कि आपको ऊपर उठाने के लिए होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपकी सोसाइटी को कम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कमजोर करने के लिए जो चेंजेस होते हैं। ओके, सो एक्सेलरेटेड बाय मॉडर्न फोर्सेस,
तो जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, मीडिया है, लीगल रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से सोशल चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का कितना राइज हुआ है 2020 से लेके 2025 तक अभी तक, वो आप सब चीज़ें वो आप देख सकते हैं कि पहले टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में कितनी कम थी, और आज आप सब लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट भी नहीं है उसके पास भी फ़ोन है, वो भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है किसी ना किसी वे में। ओके, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं मॉडर्न फोर्सेस की वजह से। सो ये हिंदी में इससे रिलेटेड निरंतर परिवर्तन सभी समाजों में की एक निरंतर विशेषता है, सार्वभौमिक बहुआयामी परस्पर संबंध मूल्य भारित और दैट इज आधुनिक शक्तियों द्वारा त्वरित। ओके, सो सोशल चेंजेस इन इंडिया, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया विटनेस मेजर सोशल चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस ड्यू टू, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, स्पेसिफिकली बात करें तो कब से, इंडिपेंडेंस से लेके अब तक। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो हम देखते हैं, रिफॉर्म क्या होते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जैसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आया फिर उसके बाद जो चेंजेस आए, जैसे सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, जो इंडिया में प्रमोट नहीं होता था वो होने लगा है बिकॉज ऑफ द सोशल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला है, नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है कि अब जो एक्टिविटीज़ हैं, अब जो चीज़ें हैं उसमें छूट दी जाती है, रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाती है एजुकेशन में, सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, इसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है। सो मूवमेंट फॉर जेंडर जस्टिस, कास्ट इक्वालिटी, राइट ऑफ मार्जिनाइज ग्रुप, तो मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए हैं किसके लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, कि जो इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है हमें जेंडर वाइज उसके लिए, कास्ट इक्वालिटी के लिए, और राइट ऑफ मार्जिनाइज ग्रुप्स के लिए, कि जो मार्जिनाइज ग्रुप है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उनके लिए राइट्स भी बनाए गए हैं ताकि उनके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो एजुकेशन हैज बोथ रिस्पॉन्डेड टू एंड स्टिमुलेटेड दीज चेंजेस, तो एजुकेशन जो है उसने मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये चेंजेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डाला है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये जो एआई आया है, नई नई चीज़ें आई हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ओके, तो ये हिंदी में है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पृष्ठभूमि संदर्भ। ओके, सो स्वतंत्रता के बाद से भारत में निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, संवैधानिक सुधार, औद्योगिकरण और शहरीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, लैंगिक न्याय, जाति समानता और हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों के लिए आंदोलन और तकनीकी उन्नति। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम अ रिव्यू ऑफ चेंज। ओके, तो ये कैसे चेंज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्या चेंजेस, क्या इश्यूज आते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, जेंडर इनइक्वालिटी कि दैट इज बॉय और गर्ल में डिफरेंस है ना, रूरल अर्बन एजुकेशनल डिवाइड, जो रूरल फैसिलिटीज दी जाती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग और जो अर्बन दी जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनाइज ग्रुप, जैसे कि जो ट्राइबल पीपल हैं या फिर दलित हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एक्सक्लूड करके चला जाता है, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करा जाता है, उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। एजुकेशनल रिस्पॉन्सेज क्या है इसके रिगार्डिंग, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई कि जो लड़कियां हैं या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए एडमिशन्स में और एम्प्लॉयमेंट में। मिड डे मील स्कीम लाई गई ताकि सबको एजुकेशन मिल पाए, ताकि स्कूल अटेंडेंस को बढ़ा सके कि लोग या फिर बच्चे बीच में एजुकेशन अपनी जो स्कूली शिक्षा उसको छोड़कर ना जाए, ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, की गर्ल की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो पॉलिसी स्टार्ट हुई। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की जो दैट इज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। इट मीन्स की समावेशी शिक्षा, कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठा करके पढ़ाना, उनकी नीड्स और उनके इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए। राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव स्कूल्स एंड कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, की ऑल्टरनेटिव स्कूल्स भी ओपन हुए है ना, कि डिफरेंट अलग तरह तरह के स्कूल और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन भी दी जाने लगी ताकि सबको समान अधिकार हो या फिर सब एजुकेशन ले सके। ओके, सो ये हिंदी में है सामाजिक संदर्भ, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली परिवर्तन की समीक्षा में सामाजिक संदर्भ में के बारे में हमने बात की। फिर हम आ जाते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो की डेवलपमेंट क्या देखने को मिली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 21A के तहत कि सभी के पास, सभी इन द सेंस की 6 से 14 साल तक के बच्चों के पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म,
धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बनाया जाए, इक्वालिटी को, समानता को कैसे प्रमोट करो, सोशल जस्टिस को कि सबको न्याय मिले सोसाइटी में, उस पे फोकस करा गया। और शिफ्ट फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन एजुकेशन, तो अब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस लाई गई। इट मीन्स कि अब सिर्फ एक ही सिस्टम के पास सारी दैट इज अधिकार नहीं है, अब उन सब उनके पावर को बांट दिया गया है, तो सब अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए गए ताकि स्कूल्स को वो ग्रास रूट लेवल पे मैनेज कर सके, जो भी स्कूल की नीड्स हैं उन सब चीज़ों को। ओके, तो राजनीतिक संदर्भ में हमने देख लिया है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज क्या है इससे रिलेटेड। इट इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में लाया गया था, 6 से 14 साल तक के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना मेन एम था। एनईपी 2020 जो होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे फोकस करती है, मतलब जो एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए कि आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ाओ सारी चीज़ों को, है ना, सारे सब्जेक्ट्स को, ताकि बच्चों के पास ज़्यादा नॉलेज आए। होलिस्टिक होनी चाहिए, सर्वांगीण होनी चाहिए, और इंक्लूसिव फाउंडेशनल लिटरेसी। इट मीन्स कि उनको शुरू से ही बच्चों को उनको मैथ्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, है ना, और उनको लिटरेसी के बारे में, मतलब जो छोटे लेवल से ही उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सिखाना, और वोकेशनल ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रमोट करना, मतलब स्किल्ड एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करना मेन एम होना चाहिए। एम्फोसिस ऑन इक्विटी, तो इक्विटी पे फोकस करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे और मदर टंग इंस्ट्रक्शंस पे। ओके, सो द नेक्स्ट इज द शैक्षिक कार्यक्रम एवं नीतियां, शिक्षा का आधार अधिकार अधिनियम 2009। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की, तो की चेंजेस क्या हैं, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर एंड डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर, की स्किल्ड लेबर की ज़्यादा डिमांड होने लगी है बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स की, जो सर्विस सेक्टर या स्पेशलाइजेशन जो इंक्रीज हो रही हैं उसकी वजह से हर तरह के स्किल्ड के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि जो सारी चीज़ें हैं, जो पब्लिक चीज़ें थी उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। कमर्शियलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। इट मीन्स कि एजुकेशन को एक मार्केटिंग के रूप में देखते हैं, मार्केट के रूप में देखते हैं, जहाँ पे जो स्कूल जो दैट इज आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स हैं या फिर अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंज्यूमर माना जाता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो एजुकेशन दे रहे हैं उनको। ओके, डिजिटल डिवाइड एंड इन एक्सेसिंग ई लर्निंग, की ई लर्निंग के लिए डिजिटल डिवाइस देखने को मिल रहा है, डिवाइड देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है या मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं है लोगों के पास, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी फैसिलिटीज़ है। ग्लोबल जॉब मार्केट इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डिज़ाइन, कि जो ग्लोबल जॉब मार्केटिंग है, मार्केट है, इट मीन्स की जो आप बोल सकते हो डिफरेंट देशों में, अलग अलग देशों में करिकुलम डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको। जो ग्लोबली जो जॉब्स आ रहे हैं, कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया से मूव होकर, माइग्रेट होकर दूसरे देशों में भी अपनी जॉब करने के लिए जा रहे हैं, या फिर इंडिया में ही बैठे बैठे वो डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के लिए जॉब कर रहे हैं। ओके, सो ये हिंदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली का आर्थिक संदर्भ के बारे में। सो अगर हम बात करें एजुकेशनल रिस्पॉन्सेज की, तो एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, कि आप इंडिया में ही टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को एक्सपेंड करो, जैसा कि हमारा एनईपी का मकसद है। और लॉन्च ऑफ स्किल इंडिया मिशन, कि स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च करो, जहाँ पे लोगों को स्किल, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके लिए रोजगार दिए जाए, है ना। और डिजिटल इनिशिएटिव लाइक स्वयं, दीक्षा और पीएम ई विद्या चलाया जाए। दैट इज ये मूक है स्वयं, जिसमें आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, कि आप घर बैठे बैठे शिक्षा ले सकते हो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। ओके, और इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करो एजुकेशन में, ताकि बहुत सारे लोगों तक एजुकेशन पहुंच पाए विद मैनी रिसोर्सेज। ओके, सो ये आफ्टर दैट ये हिंदी में है भारतीय शिक्षा प्रणाली, शैक्षिक प्रतिक्रियाएं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, और दैट इज कौशल भारत मिशन का शुभारंभ, और ये सारी चीज़ें। ओके, फिर आ जाते हैं चैलेंजेस क्या है इन अडेप्टिंग टू सोशल चेंज। तो सबसे पहले परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज इन एक्सेस एंड आउटकम, तो हमें इनइक्वालिटीज इतनी देखने को मिल रही हैं आज भी, इतनी पॉलिसीज आने के बाद भी, इतने प्रोग्राम्स, इतने रिफॉर्म्स आने के बाद भी हमें इनइक्वालिटीज जो असमानता है वो देखने को मिल रही हैं, या आउटकम्स भी उनके बिल्कुल नेगेटिव आ रहे हैं। आपका जो करिकुलम है वो एक तरह से लोकल नीड्स और ग्लोबल ट्रेंड्स के रेलिवेंट आप देख सकते हो, कि वो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो आप करिकुलम है आपका, जो आप पाठ्य चर्चा है वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग हो या फिर ग्लोबल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हो। एक तरह से मीडियम कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। नीड फॉर टीचिंग ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, तो दैट इज टीचिंग ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना, कि अब टीचर को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बच्चों को इक्विप कर सको, इसलिए कि वो स्किल्ड एजुकेशन ले सके, वो एक ऐसी एजुकेशन ले सके जहाँ पे सभी लोगों का उद्धार हो,
और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सको। ओके, ताकि सभी बच्चों को आप एजुकेशन दे सको। रेजिस्टेंस टू चेंज इन कंजर्वेटिव एंड कम्युनिटीज़, तो जो कंजर्वेटिव कम्युनिटीज़ हैं, जो जो जिनकी विचारधारा बिल्कुल पुरानी है, जो रिजिड है, उनके उन उन लोगों में जो चेंज चेंज के लिए भावना है वो बिल्कुल डिफरेंस है या फिर नेगेटिव है, कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, हमारी लड़कियां कैसे पढ़ सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। ओके, डिजिटल डिवाइड अफेक्टिंग रूरल एंड मार्जिनाइज्ड स्टूडेंट, की जो डिजिटल डिवाइड है मीन्स की बहुत सारी जगह पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं आपके इंटरनेट की, तो उसकी वजह से हमें रूरल और मार्जिनाइज्ड स्टूडेंट्स को अफेक्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, नेगेटिवली इफेक्ट होता है, कि उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, ना उनके पास अच्छे स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे टीचर्स नहीं होती, और बाकी रिसोर्सेज नहीं होते, जिससे वो दैट इज कंपेयर कर सके अपने आप को अर्बन एरियाज से, है ना, उन बच्चों से। सो डिजिटल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल होने में चुनौतियाँ, पहुंच और परिणामों में लगातार असमानताएं, स्थानीय आवश्यकताओं और वैश्विक रुझानों के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शिक्षण दैट इज प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता। तो ये सारे हिंदी में है, आप इन्हें पढ़ लेना जो हिंदी मीडियम है। स्टूडेंट, हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। हमारी जो यूनिट थी, यूनिट 4, वो भी कंप्लीट हो चुकी है ऑफ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की। तो आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का सिलेबस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।